हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था विद्युत बल पढ़ा था। विद्युत बल के बाद में अपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। आपने अच्छी तरह से ये वीडियो देख लिया होगा। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक एक पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने विद्युत बल पढ़ा था, विद्युत बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने और पढ़ना चाहेंगे। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं विद्युत बल से संबंधित, वो देखते हैं। अपने महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वो अपने देखना चाहेंगे। विद्युत बल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहला अपने पास है जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उस माध्यम पर निर्भर करता है। नंबर 1 अपने पास है कि विद्युत बल जो है, विद्युत बल आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और अपने देखा भी था निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम जैसे ही रखते हैं अपने दोनों आवेशों के मध्य, तो अपने पास बल का मान जो है वो बदल जाता है। और इसके लिए अपने पास फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला अपने पास क्या था, Fm = अपने पास था F0/εr। अपने ये फॉर्मूला निकाला भी था कि जैसे ही माध्यम बदलता है, माध्यम बदलते ही विद्युत बल का मान जो है वो बदल जाता है। मतलब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट अपने पास है विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बल जो है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यानी ये जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। महत्वपूर्ण बात है ये। तीसरा अपने पास है कि विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी होता है। विद्युत बल संरक्षी बल है। अब बात आती है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं बल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। सिंपल सी बात। लेकिन संरक्षी बल कहते किसे हैं, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करके उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उस बल को अपने क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। चौथा अपने पास है विद्युत बल जो है, चौथा अपने पास क्या है, विद्युत बल। विद्युत बल कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। विद्युत बल केंद्रीय बल है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वे बल संरक्षी होते हैं और वे केंद्रीय बल होते हैं। पांचवा अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परास। विद्युत बल की परास जो है, रेंज जो है, वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। अब 10⁻15 मीटर की बात आती है। देखिए अपने पास क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में अपने पास क्या होता है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो नाभिक के अंदर ध्यान रखना है, ये नाभिक के अंदर विद्युत बल का अस्तित्व नहीं होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, परबल नाभिक के बल लगते हैं, वहां इन बलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किन बलों का, विद्युत बलों का। कहां, नाभिक के अंदर। तो ये 10⁻15 मीटर से लेकर अनंत तक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है विद्युत बल जो है, विद्युत बल गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुणा शक्तिशाली होता है। यानी गुरुत्वीय बल की तुलना में ये जो बल है
वो लगभग 10⁻36 गुना अधिक प्रभावी होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुत्वीय बल जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल होता है, और ये अपने पास क्या होता है 10⁻36 गुना प्रभावी होता है। किससे? गुरुत्वीय बल से। ये जो नाभिकीय बल की बात आई थी, प्रबल नाभिकीय बल जिसका अपने बात कर रहे थे कि नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय, वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल होता है। तो ये अपने पास क्या है, विद्युत बल से संबंधित कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, इनका अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अपने पास आता है चुंबकीय बल। नेक्स्ट अपने पास है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने चुंबकीय बल पढ़ेंगे। सिंपल सा है अपने पास, लेकिन अपने पहले चुंबक के बारे में जानना चाहेंगे। चुंबक जो है, चुंबक से संबंधित 3 शब्दावली बहुत काम आती है। एक है चुंबकत्व, चुंबकत्व, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व क्या है? 3 शब्द है, मैं पहले तीनों शब्द लिख देता हूं। दूसरा अपने पास है चुंबक, और तीसरा अपने पास है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, ये 3 शब्द जो है बड़े काम के हैं। मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। चुंबकत्व क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है? किसी पदार्थ द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेटिज्म जो है वो एक गुण है। तो किसी पदार्थ द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है, उस गुण को अपने क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा अपने पास है चुंबक, वे पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? चुंबक, जो क्या करता है? लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तीसरा अपने पास आता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। सिंपल सा अपने डायग्राम बना लेते हैं। अपने पास ये चुंबक, ये अपने पास क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ जो है वो इस चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। इस चुंबक के द्वारा क्या होता है? आकर्षित होता है। ये आकर्षण का जो गुण है वो अपने को दिखता नहीं है, ये दोनों अपने को दिखते हैं। ये अपने पास चुंबक है, ये जो गुण है आकर्षण का, इसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये अपने पास महत्वपूर्ण बात है कि अपने पास 3 शब्द ये काम में आती है, 3 शब्दावली है। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अपने पास क्या है? वो गुण है जिसके द्वारा क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो इन चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है अपने पास प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट क्या है? प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? देखिए, यूनान में, क्योंकि सबसे अच्छी सभ्यता जो मानी जाती है वो यूनानी सभ्यता मानी जाती है, जिसमें विज्ञान से संबंधित बहुत कुछ अपने को सीखने को मिला था। तो यूनान में एक एशिया माइनर नामक प्रांत था, और इस प्रांत में एक जगह थी मैग्नीसिया। यूनान के एशिया माइनर नामक स्थान पर
यानी एशिया माइनर एक प्रांत था, उसमें एक मैग्नीशिया नाम का स्थान था। वहाँ एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने का गुण पाया गया। उसे इस स्थान के नाम के आधार पर उस पदार्थ का नाम रख दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और ये जो मैग्नेटाइट होता है यही प्राकृतिक चुंबक होता है। मैग्नेटाइट वास्तव में है क्या चीज? मैग्नेटाइट वास्तव में लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क है ये। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र आपके पास है Fe3O4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो है वो Fe3O4 है अपने पास, Fe3O4। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और इसमें क्या था? लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने का गुण था। अब क्या है, यदि मैग्नेटाइट के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मैग्नेटाइट के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। इसके इस गुण का उपयोग उस टाइम नाविक जो थे वो दिशा ज्ञात करने में करते थे। नाविक क्या करते थे? दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाए। इस गुण का उपयोग जो है नाविक दिशा ज्ञात करने में करते थे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया दिक्सूचक पत्थर। दिक्सूचक पत्थर। दिक मतलब दिशा, दिशा ज्ञात करने वाला पत्थर। और उस पुराने जमाने की बात है ये, तो उस टाइम ये बड़ा दिशा ज्ञात करने में नाविकों के काम आता था। लेकिन ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो अनियमित आकार, अनियमित आकार और आकृति के होते हैं। साथ ही इनमें जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व दुर्बल होता है। चुंबकत्व जो है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अनियमित आकार और आकृति के होते हैं और साथ ही इनका जो चुंबकत्व होता है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। तो ज्यादा उपयोगी नहीं था। अब आता है अपने पास कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक अपने पास क्या है? कृत्रिम चुंबक, देखिए कृत्रिम चुंबक जो है वो क्या है और ये अपने क्या कर सकते हैं? कृत्रिम चुंबक इच्छित आकार और आकृति के अपने बना सकते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। कई बार अपने क्या जाते हैं कि जो रेडियो ठीक करते हैं, घड़ी ठीक करते हैं, उन मिस्त्री के पास अपने जाते हैं। आपने देखा होगा कि उनके जो पेचकस होते हैं वो मोस्टली कहाँ रखे होते हैं? वो पेचकस एक चुंबक के ऊपर रखे होते हैं, चुंबक कैसे लगा के रखे होते हैं पेचकस जो होते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वो चुंबक के संपर्क में होते हैं तो जो पेचकस होता है उसमें चुंबकत्व आ जाता है, यानी उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी वो चुंबक बन जाता है। और जैसे वो क्या करते हैं, छोटे स्क्रू को खोलते हैं तो वो पेचकस के चिपक के ही साथ आ जाते हैं। मतलब जब अपने किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो नियमित आकार तथा आकृति के बनाए जा सकते हैं, यानी अपने जैसे आकार और आकृति चाहते हैं वैसे अपने ये चुंबक बना सकते हैं। इसमें देखिए जो मुख्य रूप से अपने पास कृत्रिम चुंबक होते हैं उनके रूप होते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक, इसको दंड चुंबक भी कहते हैं। छड़ चुंबक, अपने पास चुंबकीय सुई, कंपास में देखी होगी चुंबकीय सुई होती है।
एक होती है गुड़नाल चुंबक, गुड़नाल चुंबक। इस तरह की आकृति के अपने बना सकते हैं। गुड़नाल चुंबक क्या होती है? गुड़नाल, घोड़े की नाल, गुड़नाल चुंबक जो होती है उसकी आकृति इस तरह की होती है। इसको गुड़नाल क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़ा जो होता है उस घोड़े के पैर में एक लोहे का इस तरह की आकृति का लगा होता है। आपने देखा होगा घोड़ा जब चलता है तो एक टिक टिक की आवाज़ सुनती है, वो टिक टिक की आवाज़ इसी के कारण सुनाई देती है। उसकी आकृति भी इसी तरह की होती है, इसलिए इस चुंबक का नाम क्या रख दिया? गुड़नाल चुंबक रख दिया। तो अपने छड़ चुंबक के रूप में कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं, चुंबकीय सुई के रूप में बना सकते हैं, गुड़नाल के रूप में बना सकते हैं। इस तरह से इच्छित आकार और आकृति के ये चुंबक बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 स्थायी कृत्रिम चुंबक, स्थायी कृत्रिम चुंबक। स्थायी कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? ऐसे कृत्रिम चुंबक होते हैं जिनका चुंबक तब जो है वो नष्ट नहीं होता है, मतलब स्थायी रहता है। ऐसे चुंबक, ऐसे कृत्रिम चुंबक जिनका चुंबक तब जो है वो नष्ट नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी कृत्रिम चुंबक कहते हैं। स्थायी कृत्रिम चुंबक किन पदार्थों के बनाए जाते हैं? स्थायी कृत्रिम चुंबक जो है वो कठोर स्टील के, कोबाल्ट स्टील के, टंगस्टन के, और एक अपने पास होता है मिश्र धातु। सबसे ज्यादा इसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं और उस मिश्र धातु को बोलते हैं एल्निको। ये एल्निको नाम क्यों है? एक्चुअल में ये होता है एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, ये तीनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, और इसका नाम भी इसी के अनुरूप क्या रख दिया? एल्निको रख दिया गया। तो इनके बनाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अपने पास बात है, याद ये चीज रखनी है अपने को कि स्थायी कृत्रिम चुंबक जो है वो किन पदार्थों के बनाए जाते हैं, उसमें एल्निको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आता है अपने पास दूसरा, इसका है अस्थायी कृत्रिम चुंबक। दूसरा है अस्थायी कृत्रिम चुंबक। अस्थायी कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? अस्थायी कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही उनका चुंबक तब जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे चुंबक हैं जिनसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाते ही उनका चुंबक तब जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे अपने चुंबक तब लगाते हैं तो वो वापस चुंबक बन जाता है। तो अपने पास ये जो चुंबक है ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी कृत्रिम चुंबक नरम लोहे के। इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका जो उपयोग है अस्थायी कृत्रिम चुंबक का, उनका उपयोग अपने विद्युत घंटे में करते हैं। आपने देखा होगा जो बेल बजाते हैं अपने डोर बेल जिसको बोलते हैं, विद्युत घंटे में क्या करते हैं? अस्थायी कृत्रिम चुंबक का उपयोग किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अपने चुंबक बनाते हैं। अस्थायी कृत्रिम चुंबक बनाने का बिल्कुल सिंपल सा, अपने क्या करते हैं? लोहे की एक कील ले लेते हैं। लोहे की एक कील लेकर इस पर अपने तांबे के विद्युत रुद्ध तारों की ऐसे कुंडली लपेट दें और इन तारों को एक सेल से जोड़ दें। इन तारों को किससे जोड़ दें? एक सेल, ड्राई सेल जो अपने पास शुष्क सेल होता है उससे जोड़ दीजिए। ये सेल है अपने पास। आप देखेंगे कि जैसे ही अपने इसको जोड़ेंगे और इस कील के पास यदि कोई लोहे की ओल पिन रखेंगे तो वो ओल पिन जो है वो इसको ओल पिन को ये क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी। तो इस तरह से कृत्रिम चुंबक मतलब अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस पर आरोपित किया, और जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं? कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था अपने पास चुंबक। अब आता है छड़ चुंबक पड़ा था। छड़ चुंबक में कुछ गुण है, क्योंकि छड़ चुंबक के गुण पढ़ेंगे तो अपने को चुंबक के गुणों के बारे में पता चल जाएगा। छड़ चुंबक के गुणधर्म, छड़ चुंबक के गुणधर्म, क्या क्या गुण पाए जाते हैं छड़ चुंबक में? छड़ चुंबक में सबसे पहला गुण है आकर्षण का गुण। आकर्षण का गुण। छड़ चुंबक क्या करती है? छड़ चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। छड़ चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और यह आकर्षण जो है वो छड़ चुंबक के किनारों पर अधिक होता है, बीच में कम होता है। छड़ चुंबक के जो किनारे होते हैं उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यानी अपने पास क्या है? एक छड़ चुंबक है
और इस छड़ चुंबक पर अगर अपने लोहे का बुरादा डाल दें तो वो लोहे का बुरादा इस तरह से चिपकता है, वो लोहे का जो बुरादा है वो इस तरह से चिपकता है, यानी किनारे पर सबसे ज़्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकता है। तो ये जो किनारे होते हैं इन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये किनारे जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इस तरह से छड़ चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है और यह गुण जो है किनारों पर अधिक होता है। किनारों पर अधिक होता है इसलिए इसके किनारों को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। दूसरा अपने पास आता है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण क्या है? यदि किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, अपने पास एक छड़ चुंबक है, उसको अपने एक धागे से बांधते हैं और धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो यह छड़ चुंबक भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अगर अपने पास एक छड़ चुंबक है, इसको एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें, तो यह छड़ चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अब उत्तर दक्षिण कौन सी? भौगोलिक उत्तर दक्षिण। भौगोलिक कौन सी दिशाएं होती है? जैसे ये अपने पास है भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक उत्तर जो अपने दिशाएं पढ़ रहे हैं वो भौगोलिक दिशाएं होती है, भूगोल के हिसाब से। ये भौगोलिक दक्षिण। भौगोलिक दक्षिण। तो छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये अपने पास क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह से जब अपने छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहेंगे। जो दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। इसी में अपने पास आता है कि छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और इसका जो मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये अपने पास इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अब देखिए केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत रेखा, ये केंद्र से गुजर रही है और अक्ष के क्या है? लंबवत रेखा है। इसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। इसे चुंबकीय निरक्ष या इसको विषुवत रेखा भी कह देते हैं। विषुवत रेखा, चुंबकीय निरक्ष या इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। तो अपने पास क्या हुआ कि अगर किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो चुंबकीय अक्ष, मध्य बिंदु केंद्र, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है वो चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, ये अपने पास क्या है? छड़ चुंबक है। ये अपने पास छड़ चुंबक का अक्ष है। छड़ चुंबक के अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। छड़ चुंबक के अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये अपने पास चुंबकीय याम्योत्तर है। तो ये अपने पास था दिशा निर्देशन का गुण। अब अपने पास आता है चुंबकीय नेक्स्ट अपने पास है ध्रुव प्राबल्य। नेक्स्ट तीसरा अपने पास इसका गुण है ध्रुव प्राबल्य। प्राबल्य या इसको सामर्थ्य भी कह देते हैं। सामर्थ्य, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य भी कह देते हैं। क्या है ध्रुव प्राबल्य? देखिए छड़ चुंबक
चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। छड़ चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ये जो ध्रुव प्राबल्य होती है ये दोनों ध्रुवों की एक जैसी होती है। यानी जितना उत्तरी ध्रुव आकर्षित कर सकता है उतना ही दक्षिणी ध्रुव आकर्षित कर सकता है। ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से लिखा जाता है। ध्रुव प्राबल्य जो है उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। ये अपने पास एक छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्राबल्य होती है उसको +m से लिखते हैं और दक्षिणी ध्रुव की जो ध्रुव प्राबल्य होती है उसको -m से लिखते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा, यानी दोनों की आकर्षण की जो क्षमता होती है वो एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसका मात्रक, ध्रुव प्राबल्य का जो मात्रक है, ध्रुव प्राबल्य का जो मात्रक है, प्राबल्य का मात्रक याद रखना, ये ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो ये अपने पास था ध्रुव प्राबल्य। एक और महत्वपूर्ण बात, ध्रुव प्राबल्य जो होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ध्रुव प्राबल्य जो होती है, ध्रुव प्राबल्य इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी छड़ चुंबक जो है, छड़ चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होती है? समानुपाती होती है ध्रुव प्राबल्य। मतलब ज्यादा बड़ा अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो ध्रुव प्राबल्य ज्यादा होगी, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो ध्रुव प्राबल्य क्या होगी? कम होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने पास एक छड़ चुंबक है, ये अपने पास छड़ चुंबक, इस छड़ चुंबक को अपने क्या करते हैं? लंबाई के लंबवत दो समान भागों में बांट दें, लंबाई के लंबवत दो समान भागों में बांट दें। इसकी ध्रुव प्राबल्य अपने पास थी क्या? +m, और इसकी थी अपने पास -m। जैसे अपने इसको दो समान भागों में बांटेंगे तो अपने पास दो नए चुंबक बन जाएंगे, अपने पास ऐसे दो नए चुंबक बन जाएंगे जिसके अंदर दोनों ध्रुव होंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ध्रुव प्राबल्य में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही है। तो ध्रुव प्राबल्य इसकी अपने पास +m, इसकी -m, इसकी +m, इसकी -m। परंतु अगर अपने छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में बांट दें, जैसे ये अपने पास छड़ चुंबक है, इसको लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में बांट दें, ऐसे बांट दें, दो भागों में विभाजित कर दें, तो अपने को दो नए चुंबक प्राप्त हो जाएंगे। एक ये, दूसरा अपने पास ये, दो नए चुंबक बन जाएंगे। इसके अंदर भी दोनों ध्रुव है नॉर्थ साउथ, इसके अंदर भी दोनों ध्रुव है नॉर्थ साउथ। अब ध्रुव प्राबल्य बदल जाएगी, इसकी ध्रुव प्राबल्य आधी हो जाएगी। अगर दो समान भागों में बांट रहे हैं तो इसकी हो जाएगी +m/2, इसकी हो जाएगी -m/2, इसकी हो जाएगी +m/2 और इसकी हो जाएगी -m/2। तो इस तरह से अपने पास क्या है? ध्रुव प्राबल्य जो होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, चौथा गुण अपने पास है चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुव जो है वो सदैव युग्म में पाए जाते हैं। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी चुंबकीय ध्रुव जो है वो हमेशा किस में पाए जाते हैं? युग्म में पाए जाते हैं। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये लीजिए उत्तरी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव इसके साथ फ्री में आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये लीजिए दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव इसके साथ फ्री में आएगा। मतलब एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अपने पास ये एक छड़ चुंबक है, ये अपने पास छड़ चुंबक है। अपने क्या करते हैं? इस छड़ चुंबक के टुकड़े कर देते हैं, टुकड़ों में बांट दें, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक नया चुंबक होगा। ये टुकड़ा एक नया चुंबक, ये टुकड़ा एक नया चुंबक, ये टुकड़ा एक नया चुंबक, ये टुकड़ा एक नया चुंबक,
इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल। यानी हर एक टुकड़ा एक नया चुंबक होगा और वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ दोनों पोल रखेगा। इसी तरह से इसके और टुकड़े करते जाए तो लास्ट में अपने कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट में अपने परमाणु पर पहुंच जाएंगे। जैसे अपने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में अपने जानते हैं क्या होता है, परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है, वो धारा की तरह व्यवहार करता है। धारा हमेशा आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। तो धारा हमेशा आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में बहेगी, तो धारा इस दिशा में बहेगी, इस दिशा में धारा बहेगी। तो अपने पास क्या होगा, परमाणु भी किस तरह से व्यवहार करेगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जिसका ये जो अपने सामने अब है वो तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसके पीछे वाला जो पृष्ठ होगा वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में भी अपने पास क्या है, दोनों ध्रुव हैं। तो एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है अगला जो गुण है अपने पास, वो है चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति। बल की प्रकृति बिल्कुल सिंपल सी बात, समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति का मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है, साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन नॉर्थ साउथ अगर हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव है तो उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव है तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट अपने पास इसका गुण है छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। अपने पास छड़ चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कभी भी किनारों पर नहीं होते हैं, थोड़े से अंदर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो किनारों पर न होकर थोड़े से अंदर स्थित होते हैं और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अपने इसको 2L से लिखेंगे। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा। L से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2L से लिखा हुआ मिल सकता है, 2D से लिखा हुआ मिल सकता है। 2 से लिखा हुआ मिलने 2 लिखते हैं, 2L तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। आगे इससे संबंधित कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें यह आसान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता L से दर्शाओ चाहे 2L से। ये अपने पास क्या होगी, इसकी प्रभावकारी लंबाई। और ये जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई कहलाती है ज्यामितीय लंबाई। ये होती है ज्यामितीय लंबाई, ये वाली। और ये जो लंबाई है यहाँ तक की, ये है प्रभावकारी लंबाई। इन दोनों में एक संबंध होता है जो आपको याद रखना है। प्रभावकारी लंबाई जो होती है, प्रभावकारी लंबाई बराबर होती है 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। यानी अपने पास जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की कितनी होती है, 5/6 गुना होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ भी। नेक्स्ट अपने पास आता है छड़ चुंबक का विचुंबकन। छड़ चुंबक का विचुंबकन, इसका क्या मतलब है? यानी छड़ चुंबक का जो चुंबकत्व है वो नष्ट कैसे होता है? छड़ चुंबक का विचुंबकन कहलाता है, यानी चुंबकत्व का नष्ट होना। तो छड़ चुंबक का विचुंबकन कई कारणों से होता है। नंबर 1, छड़ चुंबक को पीटने से।
छड़ चुंबक को पीटने से। अगर छड़ चुंबक को पीटा जाता है, उस पर चोट मारे, तो क्या होता है, उसका चुंबकत्व नष्ट होता है। दूसरा अपने पास है छड़ चुंबक को गिराने से। छड़ चुंबक को गिराने से, अगर उसको गिराते हैं नीचे, बार बार गिराए, तो उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास है छड़ चुंबक को गर्म करने से। अगर उसको अपने गर्म करें, तो गर्म करने से भी क्या होता है, उसका चुंबकत्व नष्ट होता है। ये कुछ भी नहीं करें, तो चौथा अपने पास है समय के साथ, यानी बहुत अधिक समय हो जाता है, तो समय के साथ उसमें चुंबकत्व जो है वो कम होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब वो क्या हो जाएगा, विचुंबित हो जाएगा। तो ये अपने पास छड़ चुंबक के महत्वपूर्ण गुण थे। अब अपने पढ़ते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल, या इसको क्या कहते हैं, कूलाम का नियम भी कहते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ये चुंबक के लिए है कूलाम का नियम। पीछे अपने पढ़ा था विद्युत बल में, वहां भी कूलाम का ही नियम था, लेकिन वो किसके लिए था, विद्युत क्षेत्र के लिए था। ये किसके लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। कूलाम ने ही आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात किया था और उसके लिए नियम दिया, और कूलाम ने ही इन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया, जिसे भी क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो बल है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण, आकर्षण कब होगा, जब विपरीत प्रकृति के होंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कब होगा, जब वो क्या होंगे, समान प्रकृति के। मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है, वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच में जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने पास ये दो चुंबक हैं, ये अपने पास दो छड़ चुंबक हैं। इसकी ध्रुव प्राबल्य m1, इसकी -m1। एक अपने पास दूसरी ये चुंबक है, इस चुंबक की ध्रुव प्राबल्य m2, एक ध्रुव की +m2 हो जाएगी, दूसरे की -m, और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है वो r है। तो इस नियम के अनुसार अपने पास क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अपने को परिमाण लेना है, मापांक लेना है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 तथा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। इन दोनों को अगर संयुक्त करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r² आ जाएगा। तब अपने पास आ जाएगा F इज इक्वल टू k m1 m2 r², समीकरण नंबर 1। ये अपने पास क्या आ गया, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल आ गया, जहां k जो है, k समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है, k क्या चीज है,
समानुपाती नियतांक। इस k का मान दो बातों पर डिपेंड करता है। k का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है। किन दो बातों पर निर्भर करता है वो देखिए। k का मान दो बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर? नंबर 1 मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति पर। दूसरा अपने पास दोनों ध्रुवों के मध्य जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। k जो है, k किन किन बातों पर निर्भर करता है? k का मान एक तो मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। तो अपने पहली कंडीशन लेते हैं जो अपने काम की नहीं है, अपने कोई काम की नहीं, लेकिन जब अपने पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी अपने को जानकारी जरूर होनी चाहिए। सीजीएस पद्धति हो, हवा या निर्वात माध्यम हो, सीजीएस पद्धति हो, हवा या निर्वात माध्यम हो, तो k इज इक्वल टू 1 होता है। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो समीकरण 1 से अपने पास f इज इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अपने कहीं काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने सीजीएस पद्धति काम में नहीं लेते हैं फिजिक्स में कहीं भी, तो अपने कोई काम का नहीं है ये। सेकंड अपने पास जो है, सेकंड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से अपने पास क्वेश्चन आता होता है। तो सेकंड अपने पास है एसआई पद्धति हो, पद्धति अपने पास कैसी है? एसआई। और माध्यम कैसा है? हवा या निर्वात माध्यम है, हवा या निर्वात माध्यम हो। एसआई पद्धति हवा या निर्वात माध्यम हो तब अपने पास k की वैल्यू क्या होती है? k इज इक्वल टू अपने पास होता है μ0 अपॉन अपने पास होता है 4 पाई। k की वैल्यू होती है क्या? μ0 अपॉन 4 पाई। ये μ0 क्या चीज है? μ0 जो है इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। इसका मान जो है वो होता है अपने पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर होता है। इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये वैल्यू k की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो समीकरण 1 से अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा f इज इक्वल टू μ0 m1 m2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये बल आ गया अपने पास किसमें? हवा या निर्वात में एसआई पद्धति। ये तो एसआई पद्धति ही यूज करनी है अपने को, बाकी इसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि ये अपने कभी यूज नहीं करते। तो अपने पास क्या आ गया? f0 इज इक्वल टू आ गया μ0 m1 m2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है अपने पास तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपने पास ये है कि पद्धति क्योंकि एसआई काम में लेनी है, माध्यम जो है, माध्यम हवा या निर्वात के अलावा हो, निर्वात के अलावा, निर्वात हवा और निर्वात के अलावा अन्य कोई भी माध्यम हो, तब अपने पास k की जो वैल्यू है k इज इक्वल टू अपने पास होता है म्यू अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू क्या चीज है? म्यू माध्यम की चुंबकशीलता कहलाती है। ये माध्यम की चुंबकशीलता है, माध्यम की चुंबकशीलता है। म्यू क्या चीज है? माध्यम की चुंबकशीलता। तब बल का मान समीकरण 1 से, इसको अपने 2 नंबर समीकरण दे दे। समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा Fm इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया? माध्यम में चुंबकीय बल आ गया। अब देखिए, अब आता है अपने पास आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता अपने पास क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है वो अपने पास होती है म्यू आर और ये होती है म्यू बटा μ0। म्यू माध्यम की चुंबकशीलता और μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाती है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो अपने पास म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 म्यू आर। देखिए, कभी भी माध्यम की चुंबकशीलता का मान नहीं दिया होगा आपको हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होगी तो अपने को आपेक्षिक चुंबकशीलता दी हुई होगी। तो ये मान
ये मान समीकरण 3 में रख दें तो समीकरण 3 से अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू म्यू का मान रख दीजिए, म्यू का मान है अपने पास म्यू 0 म्यू आर m1 m2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो एफ एम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू आर इंटू F0। ये अपने पास क्या आ गया, मध्य में चुंबकीय बल आ जाएगा। तो ये था अपने पास चुंबकीय बल। अब अपने क्या करते हैं, इसके आधार पर इकाई ध्रुव को अपने परिभाषित करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इकाई ध्रुव को परिभाषित करना है तो अपने पास क्या था, हवा या निर्वात में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल था, हवा या निर्वात में यानी इकाई ध्रुव, अपने को परिभाषित करना है क्या, इकाई ध्रुव। इकाई ध्रुव किसे कहते हैं, हवा या निर्वात में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल था F0 इज इक्वल टू म्यू 0 m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अपने को इकाई ध्रुव परिभाषित करना है। यदि F0 इज इक्वल टू 10 की घात -7 न्यूटन हो, m1 बराबर m2 बराबर m हो और r इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर वाले में रख दीजिए, तब अपने पास आ जाएगा 10 की घात -7 इज इक्वल टू म्यू 0 अपने पास, सॉरी इसमें अपने 4 पाई भूल गए ना, म्यू 0 m1 m2 अपॉन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपने पास म्यू 0 का मान था 4 पाई इंटू 10 की घात -7 अपॉन 4 पाई इंटू m लिखेंगे m स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 10 की घात -7 से 10 की घात -7 m स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपने पास क्या 1। तो m इज इक्वल टू अपने पास आ गया +-1। तो अपने इकाई ध्रुव को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित समान प्रबलता के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल यदि 10 की घात -7 न्यूटन है तो प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य जो है वो इकाई होगी और इसे इकाई ध्रुव कहते हैं। यानी हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है वो अगर 10 की घात -7 है, लेकिन दोनों की ध्रुव प्राबल्य क्या हो समान, और उनके मध्य लगने वाला बल कितना 10 की घात -7 है, तो प्रत्येक ध्रुव जो है वो क्या कहलाता है, इकाई ध्रुव कहलाता है। ये अपने पास इकाई ध्रुव की परिभाषा है। तो ये था अपने पास चुंबकीय बल। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। कमेंट कीजिए, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसका भी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स।